हेलो बच्चे लोगों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AR साइंस एंड मैथ्स अकेडमी में एक बार फिर से। तो देखिए, अपन काफी टाइम से क्लास 12 की सीरीज ही पढ़े जा रहे थे ना, जो चैप्टर फर्स्ट ही हमारा चल रहा है और आज हमारी क्लास है क्लास नंबर 5। ठीक है, इससे पहले 4 क्लास अपलोडेड हो चुकी है, तो क्लास नंबर 5 है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो एक बार आप उस क्लास को जरूर देखिए, उसी से अपने आगे की क्लास अपन कैरी ऑन करते हैं। ठीक है, और एक चीज अपन ने और पढ़ी थी, क्या इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। ठीक है ना, समझ में आई बात। तो एक अपना छोटा सा कंसेप्ट रह गया था, उसको अपन पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम डायपोल के बारे में ही चीजों को पढ़ेंगे। आज अपनी पूरी क्लास रहेगी इलेक्ट्रिक डायपोल पे बेस्ड, और इससे अगली क्लास न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगी पूरी, है ना। उसमें अपन न्यूमेरिकल के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए भाई इधर आप, तो पहले एक चीज पढ़ते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है या जनरेट होता है। ठीक है, तो समझते हैं इस चीज को। तो देखिए, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बात बताई थी कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ का रीजन, जहां पे दूसरा चार्ज क्या करे, फोर्स को फील करता है ना। तो अपन क्या करते हैं, चार्ज ले लेते हैं, टेस्ट चार्ज, पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, क्यू क्यू ले लेते हैं। इससे सपोज दैट कोई आर डिस्टेंस पे आपने क्या करा, एक टेस्ट चार्ज लेकर आए और उसको एक फोर्स फील होने लग गया। ठीक है, तो जैसे जैसे इसको आप इसके पास लाओगे लाओगे लाओगे, मैंने बात बताई थी आपको, जो ये टेस्ट चार्ज होता है ये क्या होता है, पॉइंट चार्ज होता है। मतलब पॉइंट चार्ज का मतलब होता है ये, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 मान सकते हो आप, और इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है ना। टेस्ट चार्ज, इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, और एक प्रकार का ये यूनिट चार्ज बोल सकते हो आप ना, इसकी यूनिट वैल्यू होती है। तो जैसे 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 आप इसको लेकर आओगे, एक पॉइंट पर इसको फोर्स फील होना चालू हो जाएगा। क्लियर है बात, जनरल बात है भाई। देखो, जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है ये, इसके चारों तरफ क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा, दूसरा चार्ज आप लाने लगे तो एक टाइम पे आके उसको फोर्स फील होगा। समझ रहे हो ना बात को। तो इसके एक डिस्टेंस पे आके फोर्स फील होने लगेगा। फोर्स कौन सा फील होगा, कुलाम फोर्स। कौन सा फोर्स फील होगा, कुलाम फोर्स। ठीक है, तो कुलाम फोर्स कितना हो जाएगा इस पे, अपन इसकी थ्योरी नहीं लिखेंगे सीधा। ठीक है, थ्योरी आप खुद बनाना सीखिए। कुलाम फोर्स कितना लगेगा इसके बीच में, के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। समझ में आई बात। छोटा सा डेरिवेशन है कि एक आप टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहे हो टुवार्ड्स द पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज की वजह से अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से ना। तो इसको आप ला रहे हो, टेस्ट चार्ज को ला रहे हो, एक पॉइंट पर अगर आपको फोर्स फील होने लगेगा ना, दैट इज कुलाम फोर्स। तो उसी की बात कर रहे हैं, तो कुलाम फोर्स निकाल लिया ये। अब वी नो दैट, इस चीज को आप रफली लिखते हुए चलना ताकि आपकी क्या प्रैक्टिस होती रहेगी। वी नो दैट हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, एफ अपॉन क्यू नॉट। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो पुट वैल्यू बाय इक्वेशन 1, क्या कर देते हैं अपन, पुट वैल्यू बाय इक्वेशन 1 तो रख देते हैं भाई, पुट वैल्यू बाय इक्वेशन 1। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है आज की, है ना। आपको पढ़कर बहुत मजा भी आएगा ना। तो वंस आप वैल्यू उठा के रखिए एक बार, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो जाएगा आपका, एफ की वैल्यू आप यहां से रख सकते हैं, के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। ये रख दी मैंने एफ की वैल्यू, ये यहाँ पर अपॉन में क्या है, देखो क्यू नॉट है तो ये मैंने क्यू नॉट रख दिया, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट सिंप्लीफाई हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी एक पॉइंट चार्ज की वजह से आएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये बात समझ में आई आपको। यही हमारे बहुत काम का डेरिवेशन है ना, कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आई बात कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो आर के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब डिस्टेंस को आप बढ़ाओगे, डिस्टेंस दूर करते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेड्यूस होगा। समझ में आई बात कि जैसे जैसे चार्ज को आप दूर रखते जाओगे, दूर करते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेड्यूस होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब है ना। अगर आप इसे ग्राफ बनाओगे ई और आर के बीच में, तो कुछ इस टाइप से बनेगा। यानी आपका शुरू में अगर डिस्टेंस कम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड रेड्यूस होगा। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो ना। ठीक है, तो ये अपना पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। क्लियर है, इसको एक बार आप नोट डाउन कर सकते हैं। अपन आगे चलते हैं फिर। ठीक है भाई, अपन आगे चले। अब देखिए भाई, अपन ने लास्ट टाइम डायपोल पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ी सा डिस्कस कर लेते हैं ना। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ना।
ठीक है, बहुत में आपको सारी चीज थ्योरी प्लस डेरिवेशन सब कुछ कवर करके चल रहा हो तो ना, तो आप इस क्लास को बिल्कुल रेगुलरली लीजिए ना, जो बोर्ड क्लास के बच्चे हैं। अब देखो, आपने लास्ट टाइम डायपोल के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ा था, तो उसको जनरल में मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या पढ़ा था अपन ने, कि दो चार्ज होते हैं सेम मैग्नीट्यूड, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब नेचर अपोजिट है। कितने डिस्टेंस पे लेंगे अपन, 2a पे। कितने डिस्टेंस लेंगे, 2a ले लेंगे। 2a डिस्टेंस क्यों लेते हैं, क्योंकि ये डेरिवेशन सॉल्व करने में हेल्पफुल होता है ना। हालांकि इसका फॉर्मूला था Q इंटू डी, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक डायपोल, उसका फॉर्मूला था Q इंटू डी। अपन जनरली क्या यूज करेंगे, Q और डिस्टेंस कितने ले लेंगे, 2a। यानी दो चार्ज कुछ स्मॉल डिस्टेंस पर रखे जाते हैं, है ना। चार्ज की नेचर कैसी होनी चाहिए, अपोजिट। मैग्नीट्यूड क्या रहना चाहिए, सेम। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, नेचर क्या अपोजिट, एक माइनस होता है एक प्लस होना चाहिए। और बीच की डिस्टेंस क्या मानी आपने, 2 है, तो क्या हो जाएगा आपका चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो चार्ज आपने क्यों ले लिया, डिस्टेंस ले लिया 2 है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया चार्ज, है ना, डायपोल। अब इसकी वजह से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं दो जगह, एक तो इसके एक्सिस पे जिसको आप बोलते हो लॉन्गिट्यूडनल, और एक निकालते हो इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसको क्या बोलते हो आप, इक्वेटर पे। तो पहले अपन एक्सिस पे निकालते हैं ना, तो लिख देते हैं नेक्स्ट हेडिंग, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखना। और डायरेक्शन बताई थी नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन कहां से कहां होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। क्लियर है, तो आज अपन पूरा थ्योरी कंप्लीट करके रहेंगे ना। तो देखिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में पूछा जाता है आपसे ना, फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सिस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक डायपोल लेना है, डायपोल से एक्सिस पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्लियर होगी बात, तो डायपोल ले लेते हैं। तो देखो ये अपना डायपोल हो गया, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी लेते हैं अपन, 2a। कितने डिस्टेंस लेते हैं, 2a। अब यहाँ पर इसका सेंटर मान लेते हैं O, ये डिस्टेंस भी a हो जाएगी और ये डिस्टेंस भी a हो जाएगी। यहां तक क्लियर होगी बात भाई। डायपोल का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि एक चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, एक चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए। जहां डायपोल की बात होगी वहां पर एक चार्ज नेगेटिव और एक चार्ज पॉजिटिव, बीच की डिस्टेंस 2 है, तो ये भी है और ये भी है। अब उसके एक्सिस पे लेना, तो एक्सिस अपन इधर की तरफ ले लेते हैं, कोई p डिस्टेंस पे, p पॉइंट पर। मान के चलो p पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी निकालने की, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस चार्ज की वजह से भी और इस चार्ज की वजह से। समझे एक और चीजों को, कि एक डायपोल लेना है, ठीक है, ओ, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2 है, तो ये भी a हो जाएगी, ये भी a हो जाएगी सेंटरों से। p पॉइंट इसके देखो एक्सिस है, अलोंग द एक्सिस, इसके एक्सिस पे ही है ना। तो इस चार्ज की वजह से इंटेंसिटी कितनी होगी, इस चार्ज की वजह से इंटेंसिटी कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्योंकि मैंने आपको बताया था चैप्टर फर्स्ट में, पूरा अपना टास्क क्या रहने वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है ना। तो इसकी वजह से तो अब यहां से यहां तक डिस्टेंस को अपन r मानते हैं, है ना। तो इसके बारे में आप सारी बातें खुद लिख लेना ना, कि लेट इलेक्ट्रिक डायपोल आर प्लेस्ड एट 2a डिस्टेंस, ठीक है, एट द डिस्टेंस ऑफ O फ्रॉम P इज R, है ना। सारी बातें आप लिख देना, मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ जनरली, कि डिस्टेंस कितने लिया आपने, 2a, है ना, डायपोल की, और OP कितना ले लिया आपने, R। समझ में आई। अब देखो एक छोटी सी बात समझनी है आपको, कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आउटवर्ड होता है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इधर, यानी P पॉइंट पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ना, वो किधर होगी, वो डायरेक्शन होगी इधर की तरफ। इसको आप इवन बोल सकते हो, इसको समझना आप थोड़ा सा ना, कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, आउटवर्ड। मैंने आपको बताया था पहले प्रीवियस क्लास में, नहीं तो आप याद रख लो, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, आउटवर्ड, तो इधर की तरफ होगी। तो इवन की डायरेक्शन होगी उधर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है इनवर्ड, तो E2 की डायरेक्शन होगी इधर की तरफ, इधर की तरफ। ये वेक्टर को बता रहा, ध्यान डायरेक्शन में यहां बना रहा हूं ना। वापस समझिए कि P पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से डायरेक्शन, P पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से डायरेक्शन आउटवर्ड, तो यानी इस पॉइंट पर इसकी वजह से डायरेक्शन मिलेगा आउटवर्ड, इवन को बोला उधर की तरफ होगा। और P पॉइंट पर माइनस क्यू की वजह से डायरेक्शन होगी इनवर्ड, क्योंकि नेगेटिव में डायरेक्शन इनवर्ड होती है और पॉजिटिव में आउटवर्ड होती है, तो नेगेटिव में इधर की तरफ डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना,
ओके सॉरी बहना, तो ई नेट लिख दो आप, या ई एक्सिस कर दो आप, है ना, एक्सिस पे। ध्यान देना आप, इसको एग्जाम में लॉन्गिट्यूडनल भी लिखा जाता है इसके बारे में ना, तो इसको समझो आप, है ना। एक्सिस पे निकाल रहे हैं अपन, समझ में आई बात। एक्सिस पे कैसे निकालोगे, तो E1 माइनस E2 कर दोगे। कि सर माइनस क्यों कर रहे हैं, देखो आप E1 की डायरेक्शन उधर की तरफ है, इस पर इसकी वजह से डायरेक्शन उधर है, तो E1 की डायरेक्शन उधर है, इस पर इसकी वजह से डायरेक्शन इधर है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन होता है E1 माइनस E2। और E1 बड़ा होगा क्योंकि सर ये डिस्टेंस मिनिमम है। आपने पढ़ा था ना, E क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, इसका मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो E कम होगा, तो ये डिस्टेंस कम है ना, तो E ज्यादा होगा, तो E1 बड़ा है। समझे बात को, तो E1 की वैल्यू ज्यादा है। तो अब देखो वी नो दैट E एक्सिस पे निकाल रहे हो आप, E क्या होता है हमारा, के क्यू, समझ में फॉर्मूला, के क्यू अपॉन R²। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन R²। ये अपन ने अभी अभी प्रूव करा था पिछले ना, तो यही यूज आता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा यही काम आएगी, के क्यू अपॉन R²। तो देखो R क्या लेना है आपको, E1 की वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, है ना। पहले E1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। E1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, के क्यू, चार्ज क्या होगा क्यू। अब देखो ये डिस्टेंस लेंगे अपन, पी पॉइंट की प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस, तो ये कैसे निकालोगे कि सर आर में से ए को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। समझो वापस से, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इस पे इसकी वजह से ये डिस्टेंस लेनी पड़ेगी आपको, ये वाली के क्यू है ना, प्लस क्यू चार्ज है ना, तो के क्यू अपॉन आर कितना लोगे, ये वाला आर नहीं लेना, तो इसमें से आप इसको माइनस कर दोगे, कितना डिस्टेंस लोगे आप, आर माइनस ए का स्क्वायर, के क्यू अपॉन R²। समझ में ये कैसा आया कि सर आप आर में से इसको माइनस कर दोगे तो डिस्टेंस आ जाएगी। सिमिलरली E2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, वही फॉर्मूला के क्यू। ध्यान देना, चार्ज की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेनी है अपने, डायरेक्शन ले ली, चार्ज की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं लेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, डायरेक्शन ले लिया अपने ना, डायरेक्शन इधर की तरफ। तो देखो के क्यू अपॉन R² होता, तो आर कितना लोगे सर, बीच के डिस्टेंस ये दोनों चार्ज के, तो ये आर हो गया, ये हो गया, तो क्या आ जाएगा बताओ, आर प्लस ए का स्क्वायर। समझो भाई इसको, के क्यू अपन R² इसमें डिस्टेंस ये लेंगे, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया, आर माइनस ए, और इसके लिए डिस्टेंस ये लेनी पड़ेगी, तो आर प्लस ए लेंगे। पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दो दोनों को ना, दोनों वैल्यू को पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1 में वैल्यू अपन पुट कर देते हैं, तो देखो रख दो, तो E एट एक्सिस कितना आएगा, देखो ये आएगा के क्यू आर माइनस ए का स्क्वायर। अच्छे से लिखते हैं भैया ना, रूल समझते हैं, बोर्ड में पेपर में दे रहे हैं ना, के क्यू और इसकी वैल्यू आर प्लस ए का स्क्वायर। के क्यू कॉमन आ रहा दोनों में से, तो आप के क्यू को कॉमन ले लीजिए ना, तो ई एक्सिस मतलब नेट कितना मिल रहा है एक्सिस पे, तो के क्यू को आप कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 1/r माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं अपन, यहाँ सॉल्व करते हैं बाकी है ना। तो देखो E एट एक्सिस, के क्यू तो अपने एलसी वो हो गया था कॉमन, यहाँ पे एलसीएम ले लो आप, दोनों को आप एलसीएम ले लोगे, आर माइनस ए और आर प्लस ए, आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम लेना जाता है, इसको इधर और इसको इधर, तो यहाँ पर आर प्लस ए का स्क्वायर और ये आर माइनस ए का स्क्वायर। अब देखो, या तो आप इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व कर लेना, यहाँ पे तो लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसको सॉल्व करोगे ना, तो उसको मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि कभी भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर को आप सॉल्व करोगे तो 4ab आएगा आंसर, है ना। सॉल्व करके देख लेना है, नहीं तो आप देखो इसको, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना माइनस यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना, 4ab बचेगा, तो 4 सीधा करते हैं अपने ना। तो ई एक्सिस तो ये आ जाएगा के क्यू और ये आ जाएगा आपको 4a और b, तो a ये है b ये है, और यहाँ पर देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो अपन क्या देखते हैं कि ये जो डिस्टेंस होती है ये एटम के अंदर होती है, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, ये डिस्टेंस किसके बीच में होती है, एटम के बीच में ना, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कहाँ पाया जाता है, एटम के बीच, और डिस्टेंस मिनिमम होती है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस बजाय आर के बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो अपन क्या करेंगे, ऐसे केस ले लेंगे, इसको रेज कर देते हैं ना, या फिर यहाँ कर लेते, थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई ना, लाइटिंग पड़ रही है मुझे पता है। तो ई एक्सिस तो अपन क्या करते हैं, आर इज ग्रेटर देन ए ले लेते हैं, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, तो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर के,
ये कैसे लिया सर आपने? भाई आर बहुत बड़ा है ए से, आर जो है बहुत बड़ा है ए से, तो अब उसका स्क्वायर करोगे तो और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो फिर इसमें से इसको माइनस करोगे तो बहुत ही मतलब हल्का फुल्का चेंजेस आएगा देखने को ना। तो इसलिए मैंने क्या करा, ए को लगभग जीरो मान लिया, इसको जीरो मान लोगे तो आर स्क्वायर बच जाएगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि भाई ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी है। जैसे मान के चलो अगर ये 1 है और ये मान लो 0.01 है, इसका स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर 1, और ये कितना हो जाएगा बताओ? 0.0001, लगभग लगभग 1 ही आ रहा है ना। समझे बात को? तो वही कर रहे हैं अपन। तो यही केस लिया अपन ने, तो ई एक्सेस आ जाएगा आपका 4, 4 को बाहर ले लिया ना, के क्यू आर ए अपॉन में नीचे बचेगा आर का स्क्वायर यानी आर की पावर 4। देखो ये तो जीरो हो गया, ये आर का स्क्वायर आर की पावर 4 है ना, तो आर की पावर 4 लिख दिया। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ई एक्सेस आ जाएगा आपका 4 के क्यू ए अपॉन में आर का क्यूब। अब अपन जानते हैं, अपने लास्ट में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है आपका, इसको थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, P2AQ, तो इसके फैक्टर कर देते हैं ना, 4 का 2 × 2। तो देखो ई एक्सिस तो क्या होगा, 2 × 2 के क्यू ए अपॉन आर क्यूब। ठीक है, 4 के मैंने फैक्टर कर दिए, 2 × 2। अब आप जानते हो पी के वैल्यू 2AQ, 2AQ, तो देखो 2AQ, ये तो P बन गया। तो देखो ये 2 तो अपनी जगह, ये 2AQ, ये P बन गया, ये KP आ जाएगा, KP अपॉन आर क्यूब। तो ये अपने एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इंटेंसिटी है ना। ठीक है, अगर आपसे वेक्टर फॉर्म में पूछे तो वेक्टर फॉर्म में अपन यहाँ लिख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म में पूछे तो वेक्टर फॉर्म में देखो, अब इसके डायरेक्शन कहाँ है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। क्यों सर? क्योंकि E1 बड़ा है, तो बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो उधर की तरफ डायरेक्शन आएगी जहाँ पे E1 की है, तो इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव आएगी। तो वेक्टर नोटेशन में लिखोगे तो आप लिखोगे ई वेक्टर है ना, हालांकि यहाँ पर वेक्टर नहीं लिखना था ना, मैंने ये मैग्नीट्यूड लिया ना, तो इसको वेक्टर को आप हटा दो। ठीक है, ये मैंने मैग्नीट्यूड लिया था। ओके, मेरी थोड़ी सी क्या है बेटा लिखने के, तो आप क्या लिख सकते हो, KP अपॉन आर क्यूब। ठीक है, पॉजिटिव ही आएगा ये, तो ये लिख लो आप है ना। तो ये वेक्टर नोटेशन में लिख दिया मैंने। ठीक है ना, तो आप इसको एक बार लिख लीजिए। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी मैंने इसमें हर एक चीज आपको एक्सप्लेन की है ना, एक बार आप इसको लिख लीजिए, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं ना। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, एक बार आप पॉज करके सारी चीजों को नोट डाउन कर लेना। और ध्यान देना, लास्ट ईयर बोर्ड में से इनमें से ही एक पूछा जाता है जरूर है ना, या तो एक्सिस पे या फिर इक्वेटर पे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, तो अपन अब आगे बढ़ते हैं। पुराने डेट है, इसको भी रेस करते हैं। इसको एक बार आप फिजिक्स में कोई भी चीज किया करो तो एक बार लिखकर प्रैक्टिस किया करो ना, तो उससे क्या होता है आप जल्दी सीखते हो ना। लिखने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्लियर है? समझने से ज्यादा उसको दोबारा आप लिख कर देखिए है ना, बिना देखे लिख कर है ना। तो सेकंड देखियो, सेकंड अपने से क्या पूछता है, वही अपन को समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एट इक्वेटर। सेकंड कहां पूछेगा आपसे, इक्वेटर। इक्वेटर मतलब परपेंडिकुलर है ना, पिछली बार एक्सिस से पूछा था, परपेंडिकुलर कहीं भी पॉइंट ले सकते हो आप है ना। इक्वेटर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल की वजह से निकालना अपने को ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे, इक्वेटर पे। तो देखो वही वापस से सेम केस लेना है अपने को, एक माइनस को चार्ज ले लेंगे, एक प्लस को चार्ज ले लेंगे। ध्यान देना डिस्टेंस बहुत कम इसके बीच के ना, ये 2 है, ये सेंटर होगा, सेंटर पे O, तो ये डिस्टेंस भी है और ये डिस्टेंस भी है। मैं नोट डाउन नहीं कर रहा ना, आप समझ लेना, वो कर देते हैं आपके लिए भाई, ये भी है और ये भी। अब मान लो P पॉइंट, ये आपका P पॉइंट ले लिया मैंने, बिल्कुल ना सेंटर में लिया यहाँ से, परपेंडिकुलर है ना ये। ठीक है, तो ये इक्वेटर पे हो गया। अब देखो ये इसकी वजह से ये डिस्टेंस को आप R ले लो, अब क्यों है ना, इसको आप R ले लेंगे ना, ये A हो गया, ये हो गया, ये R हो गया। अब देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, इसको आप L ले लो और पाइथागोरस लगाओगे तो देखो ये R ये A, तो ये कितना जाएगा, √R² प्लस A²। ठीक है, ये बात ध्यान, पाइथागोरस लगा सकते हो ना अपना, एंटी हो गया देखो ये। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, देखो यही समझा दूं मैं, L² क्या हो जाएगा, R² प्लस A², तो L कितना आ जाएगा, √R² प्लस A²। समझ में आई बात, इसमें पाइथागोरस लगा दी। अरे भाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर,
अब देखो इधर है ना, तो इस पॉइंट पर इसकी वजह से डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। अब बस सीख चुके हैं कि सर पॉजिटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन कहाँ होती है, हमेशा आउटवर्ड होती है, तो इसकी वजह से डायरेक्शन आउटवर्ड, तो इसको मैंने E1 दे दिया। यह एंगल थीटा है, तो दोनों सेम डिस्टेंस पर रखे होते हैं, यहाँ भी थीटा होगा, बीच की डिस्टेंस ए। अब देखो ये थीटा है, तो यहाँ भी एंगल क्या बन जाएगा, थीटा बनेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अपन आगे और सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे थीटा है, ये पूरा परपेंडिकुलर मान लिया आपने, तो यहाँ भी एंगल क्या बनेगा, थीटा। क्या बनेगा, यहाँ से ऐसे बन लो, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, वापस समझो, ये थीटा, तो ये भी थीटा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। ओके, ये नहीं बनेगा, सामने वाला बनेगा थीटा। ये थीटा, तो ये भी थीटा। अब ये पूरा 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा। इसको समझने की कोशिश करो भाई, ये थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ये थीटा, ये पूरा 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वापस से थीटा। ठीक है, इस चीज को आप समझ लेना, नहीं तो आप डायरेक्टली याद रख लो थोड़ा बहुत, तो ना चलता है। मैंने समझा दिया वैसे ना, इसको भी अपन इरेज कर देते हैं। ये थीटा कैसा आया ना, समझ में आई बात? अगर खुद ट्राई करो ना, तो देखो इसकी डायरेक्शन इधर आ रही है। अब अपन जानते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आ रही है तो दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, तो ये वाला कंपोनेंट तो E1 cos थीटा को बताता है। वापस से देखो, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, तो अपने कंपोनेंट थोड़े, ये वाला cos थीटा को बताता है, ये वाला sin थीटा को बताता है, कि आ जाएगा E1 sin थीटा को। अब बात करते हैं इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से डायरेक्शन कहाँ आएगी, इनवर्ड, इधर। मैं अलग से बना देता हूँ, ये आ गई आपकी E2 की डायरेक्शन। हालांकि E1 E2 सेम है ना, दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम होता है, समझ गए ना आप बात को? तो मैं बोलूँ इसकी वजह से डायरेक्शन आएगी इनवर्ड, माइनस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पर डायरेक्शन कहाँ आती है, इनवर्ड आती है, इसका डायरेक्शन इधर। तो इसके दो कंपोनेंट तोड़ दोगे, ये वाला कंपोनेंट तो थीटा वाला कंपोनेंट है, मैं तो कोस थीटा को बताता था, E2 कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट E2 साइन थीटा। तो ये इधर की तरफ डायरेक्शन आ रही है, मैं अलग से बना रहा हूँ, इसको बना दोगे आप E2 साइन थीटा, और इसको बना दोगे यहाँ थीटा बन एंगल है ना, तो E2 cos थीटा। अब देखो इन दोनों को डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये कैंसिल कर देंगे, ये बचेंगे दोनों, और दोनों सेम डायरेक्शन में, E1 cos थीटा भी इधर है, E2 cos थीटा भी इधर, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये ऐड हो जाएंगे। समझ में आई बात कि सर इसकी वजह से इस पर डायरेक्शन इधर, इसका ये वाला कंपोनेंट cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट sin थीटा, इस पे इसकी वजह से डायरेक्शन इधर, तो ये वाला कंपोनेंट तो cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट sin थीटा। देखो यहाँ बना दिया मैंने, ये वाला कंपोनेंट cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट sin थीटा। ठीक है, तो आप देखोगे sin थीटा तो कैंसिल हो गया, ये वाला बचेगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर, तो मैं सीधा डेरिवेशन सॉल्व कर रहा हूँ ना, थ्योरी मैंने लिखा रखी है ना, वो आपको आनी चाहिए लिखनी। तो देखो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा बचेगा, समझ में आई? एट पॉइंट P पे इसकी वजह से डायरेक्शन इधर आ रही है और इसकी वजह से डायरेक्शन इधर आ रही है, दोनों कैंसिल करती है, साइन है ना। ध्यान देना, अगर चार्ज पॉजिटिव होते हैं दोनों तो क्या होता आप बताओगे मेरे को ना। बट E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्या मान लो आप, E मान लो, क्या मानोगे, E मानोगे ना, तो E लिख देते हैं इसको ना, दोनों के मैग्नीट्यूड को, तो E इक्वेटर पे कितना आ जाएगा आपका, तो ये भी E cos थीटा और ये भी E cos थीटा आ जाएगा, तो E इक्वेटर पे आ जाएगा आपका 2E cos थीटा। क्या आ जाएगा, 2E cos थीटा। अरे भाई E cos थीटा, E cos थीटा, 2E cos थीटा। अब यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। cos थीटा का फॉर्मूला था B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी आधार बटे का, हिंदी में बोले तो देखो थीटा ये रहा, तो ये परपेंडिकुलर, थीटा के सामने है परपेंडिकुलर, तो बेस ये हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को क्या माना आपने, L, देखो यहाँ लिख दिया मैंने ना, तो बेस तो हो गया A, हाइपोटेनस हो गया A, रख दो यहाँ पर उठाकर, है ना। तो E इक्वेटर देखो एक बार आप, और E की वैल्यू आप निकाल दो। E की वैल्यू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अपन ने अभी सॉल्व किया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या, डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लेनी होती है, यहाँ से यहाँ तक के ले लो, यहाँ से यहाँ तक ले लो, L आएगी, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर, और कोस थीटा की वैल्यू अपन ने निकाल दी ए अपॉन एल। समझ में आएगी बात? ई की वैल्यू तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बीच की डिस्टेंस एल है ना, तो एल की जगह आर लेना पड़ेगा ना। अब देखो ई इक्वेटर, तो ये जगह 2 KQ A अपॉन एल क्यूब। अब एल की वैल्यू अपन यहां से उठाकर रख दोगे, एल की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके पावर हाफ कर दो ना, समझ में आ जाएगा आपको ना, रूट का मतलब हाफ ही होता है पावर। एल की वैल्यू ये रख दो अब, तो क्या हो जाएगा देखो इधर, ए इक्वेटर पे हो जाएगा आपका
2k/a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, हाफ के ऊपर 3 तो ये आ गया और हाफ ये आ गया, 3/2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना आपको? 3/2 कैसा आया? अरे भाई देखो यहाँ पर पावर हाफ है और यहाँ पर पावर क्यूब है, तो यहाँ पर आप जैसे ये रखा हाफ वाला तो उसके ऊपर क्यूब आ गया। देखो अब देखो वही केस लेना है कि आर इज ग्रेटर देन ए, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, लगभग किसके बराबर हो जाएगा? आर स्क्वायर के। ये समझ लेना है आपको ना। तो देखो इधर आप ई इक्वेटर पे 2k/a और ये हो जाएगा आपका ओनली आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की पावर 3/2। समझ में आया? मैंने इसको क्या करा, लगभग लगभग नहीं है, जैसे मान के चलो आपने ये मान लो 100 में 0.001 जोड़ा तो 100 ही मान सकते हैं, तो वही माना मैंने ना। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आर क्यूब बचेगा, तो ई इक्वेटर पर आ जाएगा आपका 2k/a अपॉन में आर का क्यूब। अब जानते हो आप 2a³ को अभी अभी अपने सीखा था p होता है, यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा बहुत है ना। तो ई इक्वेटर पर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा kp, p किसको लिखा आपने? 2a³ को, 2a³ को क्या लिख दिया आपने? p लिख दिया अपॉन आर क्यूब। ये आपका इक्वेटर हो गया। अगर वेक्टर नोटेशन में बोले तो आपसे, वेक्टर फॉर्म में बोले तो देखो डायरेक्शन कहाँ आ रही है इसके? पॉजिटिव से नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव से इधर उधर जा रहा है ना, तो पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन हम जानते हैं डायरेक्शन कहाँ होती है, डायरेक्शन किधर होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव। यहाँ पर क्या आ रही है? पॉजिटिव से नेगेटिव, तो अपोजिट डायरेक्शन आ रही है इसलिए माइनस आएगा। तो आपका ई इक्वेटर अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे माइनस का kp अपॉन आर क्यूब। समझ में आ गई बात? माइनस क्यों आया? सर डायरेक्शन अपोजिट आ रही है। अब एग्जाम में इसका रेशो भी पूछ लिया जाता, तो यहाँ पर मैं रेशो लिखवा देता हूँ आपको। कहाँ पर? यहाँ पे। तो यहाँ पे रेशो लिख देते हैं अपन। अगर आपसे ई एक्सिस पूछे और ई इक्वेटर पूछे, एक्सिस का 2 रेशो बना जाएगा। आप देख लेना, उसका आंसर आ रहा था अपना 2kp अपॉन आर क्यूब, एक्सिस वाले का, इक्वेटर वाले का आ रहा है अपना kp अपॉन आर क्यूब। दोनों को डिवाइड करोगे तो कैंसिल आउट होकर 2 रेशो बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मैंने सारी की सारी बातें एक्सप्लेन की है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए अच्छे से ना, और मन लगाकर मेहनत करिए। ओके।